दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th की हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ सबसे पहले एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो यहाँ पे कहता है अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल। तो अब आपको यहाँ पे मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर एंड में बताया था कि भाई जो आपकी प्रशस्ति लिखी जाती थी वहाँ पे दिखाया जाता था कि भाई जो आपका राजा रहता है उसने इतने बड़े एरिया को अपने अंडर में कर लिया या फिर इतने बड़े एरिया को जीत लिया है। तो यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में यही बात कहते हैं कि भाई जो आपके और भी बहुत सारे राजा लोग थे उन सभी ने भी इसी बात को कहा कि भाई हमने इतने बड़े एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। वाई डू यू थिंक दे मेड दिस क्लेम्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप एक बात को सोचो कि जो आपके राजा लोग थे या फिर जो आपके राजा होते थे वो ऐसे ऐसे क्लेम क्यों कहते थे कि भाई हमने इतने बड़े एरिया को अपने अंडर में ले लिया है या फिर ये कर लिया है वो कर लिया है। तो वो ये सभी बातें क्यों कहते थे। King often reward Brahmins by a grant of land. These were recorded on a copper plate which were given to those who received the land. अब आपको पता है कि जो आपके ब्राह्मण लोग होते थे वो क्या लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे। और जो आपके राजा लोग थे उनको क्या देते थे, उनको रिवार्ड करते थे किसके साथ में, जो उनकी लैंड ग्रांट होती है उसके साथ में, यानी कि उनको भूमि दे दी जाती थी। अब बताता है दीज वर रिकॉर्डेड ऑन दी कॉपर प्लेट। और जो भी हुई भूमि का मतलब कि भाई आपके कागजात वगैरह होते हैं ना आज के टाइम पे, भाई मानो आपने कोई अपना खेत किसी को दे दिया या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को दी है तो आप उसको कोई अपने प्रॉपर्टी कागज वगैरह देती हो तो उस टाइम पे जो राजा लोग थे वो क्या देते थे, उनको ऐसी कॉपर प्लेट्स देते थे। अब बता रहा है विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये उन्हीं को दी जाती थी भाई जिनको आपकी भूमि राजा ने क्या दी है, रिवार्ड दी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखा रखा है इस चीज़ को। बाकी यहाँ पे बोलते हैं दिस इज अ सेट ऑफ अ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग a grant of land made by a ruler in the 9th century, written partially in Sanskrit and partially in the Tamil. The ring holding the plate together is secured with a royal seal to indicate that this is an authentic document. अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना ये आपका एक लैंड ग्रांट है जो कि किसी ब्राह्मण को यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे जो कॉपर प्लेट है ना इसके ऊपर आपकी जो भी बातें लिख रखी हैं आधी आपकी संस्कृत के अंदर है और आधी आपकी यहाँ पे तमिल के अंदर है। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो ये आपकी सील है ना, यानी कि जिसने आपकी इन सभी कॉपर प्लेट्स को एक साथ में जोड़ के रखा हुआ है, अब ये सील हमें इस बात को बताती है कि ये आपका एक ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि राजे ने ही इसको दिया है, ये ऐसे वैसे किसी ने नहीं बनाया है। अब आपका टॉपिक आता है, आई मीन यहाँ पे बोलता है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, की जो हमारी लैंड होती थी। अब मानो भाई आपका ये राजा था और ये आपका ब्राह्मण था। ठीक है, अब यार इसने इसको यहाँ पे वो तो दे दी भाई, ये लो बेटा आपकी लैंड ग्रांट, इसने इसको लैंड ग्रांट तो यहाँ पे दे दी, लेकिन लैंड ग्रांट के साथ में क्या क्या चीज़ राजा इसको और देगा, चलो उस बात को भी यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको कहते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला। अब यहाँ पे आपका एक तमिल सेक्शन था, उसका एक पार्ट यहाँ पे गिवन आपको दे रखा है जो कि हमें मिला था। अब ये आपको इस बात को डिफाइन कर देगा कि भाई जो आपकी लैंड ग्रांट थी उसके साथ में क्या दिया जाता था, जो कि आपके चोला राजा होते थे उनके जरिए। अब यहाँ पे बता रहे वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्री ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग अ थ्रोनी बशेज। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई हम जितनी भी भूमि अगले इंसान को देते थे, जैसे कि आपके राजा ने जितनी भी भूमि आपके ब्राह्मण को यहाँ पे दी है, तो मानो उसको दिया उसने यहाँ पे यार एक खेत या फिर एक फील्ड आपका दे दिया, तो इसके साइड में आपको पता है कि आपकी मिट्टी की कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनाई जाती है। तो यार जो मिट्टी की बनाई जाती थी वो यहाँ पे उसको साथ में गिवन होती थी। या फिर यहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा अपने खेत के साइड में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यार थ्रोनी बसेज यानी कि कांटे वाले पौधे आपके लगा देते, जिससे कि यार कोई ऐसे ही एंटर ना हो पाए और आपकी एक बाउंड्री टाइप यहाँ पे बन जाए। तो ऐसा कुछ भी राजा उसको यहाँ पे करके देता था। ठीक है, अब आपको आगे कहते हैं दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन फ्रूट बेरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड गार्डन्स एंड द ऑर्चर्ड ट्रीज एंड द ओपन स्पेस, पास्चर लैंड, अ विलेज, hills, platform, canals, ditches, rivers, silt land, tanks, granaries, fish ponds, bee hives and they are deep lakes। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी लैंड ग्रांट दी जाती थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी रहती थी, जैसे कि भाई आपके बहुत सारे फलदार वृक्ष होते थे, साथ में आपके गार्डन्स हो जाती थी बहुत बार, फिर आपके ऑर्चिड्स हो गए, फिर ट्री हो गए, आपका बहुत बड़ा ओपन स्पेस होता था आपकी, भाई वहाँ पे जो आपके पशु चराने के लिए भूमि होती थी वो भी साथ में दी जाती थी। अब यहाँ पे बता रहा है आपको और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि भाई
आपका कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे दिया, फिर कोई कैनाल वगैरह दे दी जो कि भाई वहाँ पे इरिगेशन में हेल्प करेगी, आई मीन खेती के अंदर हेल्प करेगी। ऐसे ही आपकी भाई यहाँ पे कोई नदी होती थी, वो भी वहाँ से जो गुजरती थी वो भी उसके अंडर में आती थी। उसके बाद बता रहा है कि इसके साथ में वहाँ पे ग्रीनरी दी जाती थी, उसके ज़रिए साथ में वहाँ पे पॉन्ड हो गया कोई, यानी कि कोई तालाब वगैरह हो गया, तो वो भी उसको वहाँ पर दिया जाता था। He who receive the land can collect taxes from it. He can collect the tax imposed by a judicial officer as fines। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई जिसको भी वो लैंड दी जाती थी फिर वो बाद में उससे अपने टैक्स को भी कलेक्ट कर सकता था, और वो उस टैक्स को कलेक्ट कर सकता था जो कि भाई जुडिशियल जो ऑफिसर थे ना उस टाइम की, यानी कि जो उस टाइम के भाई न्यायप्रिय के ऑफिसर होते थे जो उनके द्वारा लगाया जाता था, उसको वो कलेक्ट कर सकता था एज अ फाइन। द टैक्स ऑन द बीटल लीव्स दैट ऑन वुवन क्लॉथ एज वेल एज ऑन द व्हीकल्स। और जो वहाँ का टैक्स रहता था भाई वो हमारा बीटल लीव्स के ऊपर भी रहता था, और साथ में जो आपकी क्लॉथ रहते थे उनके ऊपर भी रहता था, और साथ में जो आपकी व्हीकल्स होते थे उनके ऊपर भी लगाया जाता था। ठीक है, तो चलो यार अब आगे कहते हैं ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अ अपर स्टोरी मेड ऑफ अ बेक्ड ब्रिक्स। ही कैन गेट अ लार्ज एंड द स्मॉल वेल डग्स। He can plant trees and throw buses if necessary. He can get a canal constructed for irrigation। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो भी उसको लैंड दी जाती थी उसके अंदर वो अपना बहुत बड़ा घर भी बना सकता था। वो अपना 1 माले का बनाए या फिर 2 माले का बनाए, और साथ में पक्की ईंटों का भी यूज़ वहाँ पे वो कर सकता था। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई वहाँ पे अपना कोई कुआं वगैरह भी वो खुदवा सकता था, या फिर कुआं वहाँ पे पहले से भी हो सकता था। और वो अपने लैंड को कवर करने के लिए थ्रोनी जो आपकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनका भी यूज़ कर सकता था। बाकी आपको आगे बता रहा था कि अगर वहाँ पे ज़रूरत हो तो वो कैनाल को भी बनवा सकता था जो कि उसकी वहाँ पे सिंचाई के अंदर उसके फील्ड को हेल्प करेगी। ठीक है, He should ensure that the water is not wasted and that embankments are built। और उसको इस बात को यहाँ पे इंश्योर पक्का करना पड़ता था कि भाई वहाँ पे जो भी पानी का वो यूज़ करेगा वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और वहाँ पे उसके जो फील्ड होगा या फिर कुछ भी होगा उसके साइड में एम्बैंकमेंट वगैरह, यानी कि आपको पता है जो मिट्टी की बना देते हैं हम, वो पक्का यहाँ पे होनी ही चाहिए थी। लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो भी हमने अभी तक ये स्टडी किया, ये आपका एक इंस्क्रिप्शन था आपके चोला का। इसमें आपको जो जो बातें पता लगी कि भाई हम उस टाइम पे सिंचाई कैसे करते थे और कैसा क्या सिंचाई का आपका सिस्टम रहता था, तो उस बात को आप डिस्कस करो, और आपने जो भी कुछ यहाँ पे समझा उसको हमें कमेंट करके बताओ, या फिर हमें लिख के आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो यार गाइज अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको कहता है unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई आपका जो 12th सेंचुरी थी ना वहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी संस्कृत की आपकी पोएम मिली, जिनके अंदर आपकी हिस्ट्री देखने को मिली। हमें कौन से राजाओं की हिस्ट्री देखने को मिली जो कि आपके कश्मीर के ऊपर अपना राज्य करते थे, आई मीन अपना साम्राज्य चलाते थे। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम दी कल्हना। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये जो आपकी हिस्ट्री थी ना ये आपके कौन से ऑथर ने लिखी थी, उसका नाम था आपका कल्हना। He used a variety of sources including the inscription, documents, eyewitness accounts and the early histories to write the account। और यहाँ पे बता रहा था कि जो आपका कल्हना था ना इसने भाई बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनज़र रख के इन चीज़ों को लिखा, जैसे कि भाई उसने इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, उसके बाद जो उस टाइम की डॉक्यूमेंट्स थी उनको पढ़ा, फिर जो आई विटनेस यानी कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है उनसे बातें की, और यार साथ में और भी बहुत सारी वहाँ पे रिसर्च की, और उसके बाद इन सभी बातों को यहाँ पे लिखा है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ द प्रशस्ति ही वॉज ऑफ्टन क्रिटिकल अबाउट द रूलर एंड देयर पॉलिसीज़। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका कल्हना ने जो भी अपने यहाँ पे ऑथर के अंदर अपनी मतलब की बातें लिखी हैं ना उसके अंदर वो राजा के 1-2 बार खिलाफ भी गया है। वो प्रशस्ति की तरह उसने नहीं लिखी कि भाई सिर्फ राजा की, उसने बड़ाई ही बड़ाई की है। ठीक है, तो अब इस बात को भी यहाँ पे याद रखना। बाकी चलो अब हमारा टॉपिक आता है वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि भाई मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर हमारा अटैक करना, उस राज्य को लूटने के लिए, आई मीन जो भी उसके पास रिसोर्सेज, जैसे कि भाई वहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो आपके यहाँ पे भाई आपके रूट रहते हैं जहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है, आई मीन ट्रेड रूट्स हो गए, साथ में वहाँ पे यार जो भी आपकी मार्केट वगैरह है या फिर जो भी वहाँ का यार आपका गोल्ड रहता है, कुछ भी रहता है, उन सभी को अपने पास कब्जे में लेने के लिए। तो चलो इसको अब स्टडी करते हैं और देखते हैं कैसे क्या वहाँ पे वार वगैरह रहा और कैसा कुछ सीन वहाँ पे हमें देखने को मिला। अब कहते हैं
You may have noticed that the each of these ruling dynasty was based in a specific region। कह रहा है कि भाई हमने इस बात को अब नोटिस किया था उस मैप नंबर 1 के अंदर। अगर आपको मैप नंबर 1 अभी तक नहीं पता है तो आप हमारे 1 की वीडियो देखो, आई मीन इस चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वहाँ पे हमने देखा कि भाई अलग अलग जो आपके रीजन थे वहाँ पे अलग अलग टाइप की आपकी डायनेस्टी अपना राज्य करती थी, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर द एरियाज। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई उसी टाइम पे उन्होंने चाहा कि भाई मानो कोई यहाँ पे राज्य कर रहा है और कोई यहाँ पे दूसरा राज्य उनके यहाँ पे पड़ता है, तो उसने क्या चाहा कि भाई मैं इसके ऊपर से इसको भी अपने अधीन कर लूँ, यानी कि इसको भी अपने अंडर कर लूँ, और जो मेरा एम्पायर है या फिर जो मेरा यहाँ पे साम्राज्य है मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी कन्नौज सिटी थी ना, इसके ऊपर बहुत सारे आपके ऐसे राजा थे, यानी कि ऐसे बहुत सारे आपके जितने भी राज्य थे उनके राजा थे, वो चाहते थे कि हम कन्नौज को अपने अंडर में कर लें, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, इन दी गंगा वैली में पड़ती है। और अगर आपको कन्नौज की लोकेशन अभी तक नहीं पता है तो आप हमारे मैप नंबर 1 की वीडियो को फटाफट से जाके देख लो। For centuries, rulers belonging to the Gujra, Pratihar, Rashtrakuta and the Pala dynasty fought for control over the कन्नौज। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई बहुत लंबे टाइम तक जो आपके गुजरा प्रतिहार वंश था, साथ में राष्ट्रकूता थे और जो आपके पाला डायनेस्टी थी, इन तीनों के बीच में काफ़ी युद्ध आपके चले। किसके ऊपर कब्जा करने के लिए? आपके कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए। बिकॉज दे वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफ्टन डिस्क्राइब इट एज द ट्राई-पार्टी स्ट्रगल। और यहाँ पे बता रहा कि भाई ये 3 पार्टी हमेशा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर रही कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो इसलिए जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो इनके स्ट्रगल को क्या कहते हैं? ट्राई-पार्टी स्ट्रगल। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे याद रखना। अब कहते हैं लुक एट मैप 1 एंड सजेस्ट द रीजन्स वाई दिस रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज एंड द गंगा वैली। तो यार देखो, अब आपका असाइनमेंट यहाँ पे आ चुका है। आपको मेरी वीडियो नंबर 1 पे जाना है, वहाँ पे मैप नंबर 1 को स्टडी करना है और फिर मेरे को बताना है कि भाई ये जो आपके तीनों के तीनों राज्य थे ये क्यों युद्ध कर रहे थे। और यार ये युद्ध तो हमें पता है क्यों कर रहे थे, कन्नौज को कब्जे में लेने के लिए, लेकिन जो ये कन्नौज को क्यों अपने कब्जे में लेना चाहते थे और क्या कुछ उनको वहाँ पर मिलने वाला था, तो आप उस मैप को देख के इन बातों को समझ जाओगे। तो मेरे को पक्का बताना यार कमेंट करके। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, वहाँ पे आपकी गंगा वैली पड़ती थी, आई मीन गंगा रिवर जाती थी, तो यार आपकी जो भूमि होगी कृषि की वो थोड़ी अच्छी मिलेगी। बाकी अब आप ज़्यादा समझदार हैं, सोचिए और मेरे को कमेंट करके पक्का बताइए। अब हम आगे बात करें तो आगे हमें कहते हैं एज वी विल सी रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। कह रहा है कि भाई हम आगे चले के इस बात को भी देखने वाले हैं कि जो आपके राजा लोग थे वो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे अपनी पावर और अपने पास में दिखाने के लिए कि भाई हम इतने ज़्यादा यहाँ पे अमीर हैं। सो व्हेन दे अटैक्स वन अनदर किंगडम्स दे ऑफ्टन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 5। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब वो राजा एक दूसरे के राज्य के ऊपर अटैक करते थे तो वो सबसे पहले मंदिरों को अपना टारगेट बनाते थे और मंदिरों को लूटने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो मंदिर होते थे ना वो यही बात बताते थे कि भाई ये राजा कितना अमीर है, तो उसके अंदर से उनको बहुत ज़्यादा लूट यहाँ पे देखने को मिल जाती थी। और यार मंदिर ही एक ऐसा सोर्स था, बाकी इसके बारे में ज़्यादा आप अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, अब बताता है वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। अब यहाँ पे बता है कि भाई इनमें से जो आपका सबसे बेस्ट रूलर रहा जिसने सबसे ज़्यादा मंदिरों को लूटा वो था आपका सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो कि आपका अफगानिस्तान से था। अब कह रहा है ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 and extended control over the parts of the Central Asia, Iran and the northwest part of the subcontinent। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है आपको पता है कुछ इस टाइप की थी, तो यहाँ तक उसका राज्य अपना आ चुका था उधर से घूमता हुआ आपके गजनी का। He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples including that of the सोमनाथ गुजरात। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई ये हर साल हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करता था, और जब भी आक्रमण करता था तो सबसे पहले जो हमारे मंदिर थे उन्हीं को टारगेट बनाता था। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताता है, जैसे कि आपका गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है, इसने उसको भी लूटा है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ एट गजनी।
अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो भी कुछ ही लूट के लेके यहाँ से जाता था वो अपनी कैपिटल के अंदर उसका यूज़ करता था, जो कि इसकी कैपिटल क्या थी, गजनी थी। अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं कि भाई सुल्तान का मतलब क्या होता है, तो सुल्तान का मतलब होता है आपका जो राजा होता है वो। अब ठीक है, ये आपका एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब यही है कि भाई राजा, ठीक है। अब कह रहा है सुल्तान मोहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड द अल-बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो यहाँ पे मोहम्मद गजनी था, इसने जिन जिन लोगों को अपने अधीन में यहाँ पे कर लिया था, जिनको यहाँ पे जीत लिया था, तो वो चाहता था कि मैं उन लोगों के बारे में और ज़्यादा बातें यहाँ पे जानूँ। तो उसने इस काम के लिए यहाँ पे एक स्कॉलर को चुना जिसका नाम क्या था, अल-बिरूनी था, और उसको कहा कि भाई तुम इस सब कॉन्टिनेंट का एक यहाँ पे अकाउंट लिखो। द अरबिक वर्क नोन एज अ किताब उल हिंद, उस अरबिक से वर्क को हम क्या कहते हैं, किताब उल हिंद। अब यहाँ पे बता रहे रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये हमारे हिस्टोरियंस के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, जो कि हमारी हिस्ट्री को हमें बताता है। और हमारे अल-बिरूनी ने इसको लिखने के लिए बहुत सारे संस्कृत के जो हमारे स्कॉलर्स थे उनसे बातें की, ठीक है। अब आपको अगेन से यही बात कहता है, लुक एट मैप 1 अगेन एंड डिस्कस व्हाई द चाहमनाज मे हैव वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, कि जो आपके चाहमना थे जिनको हम आगे चल के चौहान बोलेंगे, तो भाई वो लोग थे, वो क्यों चाहते थे कि जो हमारी बाउंड्री है हमारे राज्य की वो थोड़ी और बड़ी हो जाए और हम थोड़ा और एक्सपेंड यहाँ पे कर जाएं। अदर किंग्स हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमनाज लेटर नोन एज द चौहान्स। और यहाँ पे यही बात वगैरह है कि भाई जो आपके और राजा थे जो कि युद्ध करना चाहते थे वो थे आपके चाहमनाज, और भाई ये इनको हम आगे चल के क्या बोलेंगे कुछ टाइम के बाद, चौहान्स। Who ruled over the region around the Delhi and अजमेर। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका दिल्ली और अजमेर का रीजन था वहाँ पे ये क्या करते थे, अपना राज करते थे। They attempt to expand their control to the west and the east where they were opposed by the Chalukyas of the Gujarat and the Gadwals of the western उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे ये लोग क्या करना चाहते थे, मानो ये इनका यहाँ पे राज्य हो गया, ये चाहते थे भाई हम इधर भी एक्सपेंड करें और इधर भी एक्सपेंड करें, लेकिन यहाँ पे भाई आपका इनको बहुत सारे राजाओं ने अपोज कर दिया, जो कि थे जैसे कि आपके यहाँ पे चालुक्य हो गई जो कि आपके गुजरात से थे, और यहाँ पे अगर आपकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, आपके गढ़वाल जो कि आपके गढ़वाल्स के राजा थे जो कि आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ पे रहते थे। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज द पृथ्वीराज थर्ड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके सबसे ज़्यादा जाना माना हमारा चाहमना का राजा है वो कौन था, आपका पृथ्वीराज नंबर 3 था, जिसका आपका यहाँ पे आपका जो काल बताता है वो बताता है हमें 1168 से लेके 1192 तक ये था। अब यहाँ पे बताता है हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड द सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1991। अब इसने 1991 के अंदर क्या कर दिया था, आपके सुल्तान मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1992। लेकिन इनका 1992 के अंदर अगेन से यहाँ पे युद्ध हुआ और अब की बार कौन हार गया, आपका पृथ्वीराज हार गया और गोरी जीत गया। तो चलो यार अब आगे स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जो है अ क्लोजर लुक द चोलास। तो अब हम चोलास के बारे में और डिटेल के अंदर यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। देखो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस चीज़ को जूम करके दिखा रखा है कि भाई ये आपको देखो चोला का पूरा साम्राज्य ये था आपका, और ये सारा रीजन आपका यहाँ पे रहता है। और ये देखो आपकी कावेरी नदी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी नदियों के अंदर यहाँ पे टूट रही है, ठीक है। आप इस बात को भी यहाँ पे नोटिस कर लो। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, जैसे कि भाई आपका ये कांची हो गया, फिर ये हो गया भाई उरायूर हो गया, फिर तंजावुर हो गया आपका ये। तो अब इन छोटी मोटी लोकेशंस को यहाँ पे याद रख लो और यहाँ पे देखो कि भाई कहाँ तक आपका ये रीजन ऐसे जा रहा है और कहाँ से घूम के आ रहा है, ठीक है। बाकी चलो यार फटाफट से अब आगे चलते हैं और अब समझ लेते हैं फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आपकी उरायूर से तंजावुर तक। तो ये छोटा सा रीजन है, आप इसको यहाँ पे याद रखो और इसी को अब हम स्टडी कर रहे हैं आगे चल के। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, कि जो आपके चोला लोग थे वो अपनी पावर के अंदर यहाँ पे कैसे आए। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटैयार आर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कावेरी नदी का डेल्टा है यहाँ पे आपकी मुटैयार नाम की, अब यहाँ पे ये हो गई आपकी मुटैयार नाम की एक छोटे सा परिवार क्या करता था, ये इसके यहाँ पे पूरा पावर के अंदर था और इसी का यहाँ पे आपका राज चलता था। दे वर सब ऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ द कांचीपुरम, और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो पल्लवा किंग था ना हमारा कांचीपुरम का, उसके नीचे काम करते थे। अब कह रहे हैं विजयला हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम उरायूर कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटैयार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके विजयला लोग थे ये कौन थे, आपके जो यहाँ पे चोला थे ना इनसे थोड़े से बड़े, यानी कि इनके आप ये लगा लो दादा वगैरह हो गए, इनसे थोड़े पहले वाले हो गए, इन्हीं के भाई उसकी। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके मुटैयार थे इनको हराया और इनसे किसको कब्जे में ले लिया, यहाँ पे आपके इस वाले रीजन को कब्जे में ले लिया, आपके उरायूर से तंजावुर, यानी कि आपके यहाँ पे जो डेल्टा था ना कावेरी डेल्टा, इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कब लिया, आपके 9th सेंचुरी के अंदर ले लिया। अब कह रहा है ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड टेम्पल्स फॉर गोडेस निरशंभू सुद्दीन देयर, और यहाँ पे बता रहा है कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक तंजावुर नाम का आपका टाउन बनाया, यानी कि शहर बनाया, और साथ में एक मंदिर का भी निर्माण किया जो कि आपके कौन से भगवान का था, निरशंभू सुद्दीन का। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ विजयल्या कॉन्करेड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका विजयल्या था इसके बाद जो इसके बेटे आए या फिर इसके पोते आए, उन लोगों ने क्या किया, आगे चल के अपने जो साम्राज्य था उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया और जो आसपास के राज्य थे उनको भी अपने कब्जे में यहाँ पे कर लिया, और ये पावर के अंदर भी बढ़ गए और साइज के अंदर भी बढ़ गए। द पांड्या एंड द पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके पांड्या थे, जो पल्लवा थे, जो कि इनके साउथ और नॉर्थ में रहते थे, उनको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और अपने ही राज्य का एक पार्ट यहाँ पे बना लिया। अब आगे कहता है राजा राज फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन द 985। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका राजा राज था ना, राजा राज नंबर फर्स्ट था, वो आपका सबसे पावरफुल रूलर था आपके चोला का, और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये कब राजा बना, आपका 1985 के अंदर, I mean 985 के अंदर, एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई इसने बहुत बड़े यहाँ पे अपने एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था और उसके ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे और भी बातें बता रहा है कि भाई इसने जो आपका प्रशासन था उसकी तरफ भी ध्यान दिया और उसको भी मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश की। अब कह रहा है राजा राज सन्स राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशंस। अब उसके बाद जो आपका ये था ना राजा राज फर्स्ट, इसके बाद जो इसका बेटा आया जिसका नाम क्या था, राजेंद्र फर्स्ट था, उसने क्या किया, उसने इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और उसने अपनी एक नेवी बिल्ड कर दी। भाई क्या बना दी, अपनी एक नेवी बना दी, और फिर जो आपकी गंगा वैली हो गई, श्रीलंका हो गया, I mean आसपास के एरियाओं के ऊपर उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि मैं इनको यहाँ पे अपने कब्जे में ले लूँगा। ठीक है, बाकी चलो अब हम आगे स्टडी करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड दी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ये भाई जो हमारे टेम्पल्स थे वो किस टाइप के यहाँ पे रहते थे, और भाई जो आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हमें उस टाइम से मिले वो क्या सब बातें हमें यहाँ पे बताते हैं। तो चलो एक बार से इसको भी समझ लेते हैं। तो कहते हैं दी बिग टेम्पल्स ऑफ द तंजावुर एंड द गंगाईकोंडा चोलापुरम बुल्ड बाय द राजा राज एंड द राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड द स्ट्रक्चरल मार्वल्स। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके बड़े बड़े मंदिर हमें देखने को मिलते हैं आपके तंजावुर के अंदर, आपके गंगाईकोंडा जो चोलापुरम है वहाँ पे, ये सभी आपके राजा राज ने या फिर राजेंद्र ने यहाँ पे बनाए थे, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त और अद्भुत यहाँ पे देखने को लगते हैं। चोला टेम्पल्स ऑफ्टन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका चोला का मंदिर है ना वो आपके सेटलमेंट के बिल्कुल बीच में है, वो यानी कि जैसे आपका एटम होता है ना उसके बीच में आपकी न्यूक्लियाई होती है, उसकी तरह यहाँ पे काम करता है। और कह रहा है सबसे पावरफुल चीज़ आपकी यही रहती है। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो आपकी क्राफ्ट का वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है आपके मंदिर के अंदर। ठीक है, टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडाउड विद अ लैंड बाय
रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका मंदिर है उसको बहुत सारे लोगों के पास से यहाँ पे भूमि दी जाती है। आपके जो अमीर लोग होते हैं वो भी यहाँ पे अपनी ज़मीन को दान कर देते हैं, और जो आपके राजा लोग होते हैं वो भी देते हैं। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल दिस फैसिलिटीज़ हु वर्क एट द टेम्पल्स एंड वेरी ऑफ्टन लाइव्ड नियर इट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो भी फिर उस भूमि से हमारी पैदावार निकलती है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो हमारे टेंपल के यहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी सैलरी को मेंटेन करने के लिए लगा लो आप, या फिर जो हमारे टेंपल की साफ़ सफाई करते हैं, आई मीन टेंपल के कामों के लिए उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब कह रहे हैं नियर इट परसिस्ट गारलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स टेंपल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल लाइफ एज वेल। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो उस टाइम के यहाँ पे मंदिर थे वहाँ पे आपके जो सन्यासी लोग थे वो भी होते थे, आपके गारलैंड मेकर्स भी होते थे, आपके कुक्स भी होते थे, स्वीपर भी होते थे, म्यूजिशियन भी होते थे और डांसर भी होते थे। तो इस सभी से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो उस टाइम के आपके मंदिर थे वो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं थे और वहाँ पे सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी वर्क करती थी, जैसे कि आपकी सोशल, इकोनॉमिक एंड दी कल्चरल लाइफ भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। तो अब आप इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई हमारे जो टेम्पल थे वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर रहते थे। बाकी आपको एक मंदिर की इमेज यहाँ पे शो भी कर रखी है और कहते हैं द टेम्पल एट द गंगाई कोंडा चोलापुरम, notice the way in which the roof tapers, also look at the elaborate stone sculptures used to decorate over walls, new kings and kingdoms। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि आप देखो कि भाई कैसे इस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया होगा, और जो उसके टेपर टाइप आपके ये बना रखे हैं आप इनको देखो और देखो ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा इनको बनाना, और कैसे क्या डिज़ाइन यहाँ पे बना रखा है। Almost the craft associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो भी आपने हमारे टेम्पल को बनाने के लिए क्राफ्ट का यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और ज़बरदस्त है। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमोंगेस्ट द फाइन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी चोला की आपकी ब्रोंज इमेज रहती हैं वो सबसे अच्छी रहती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ द डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ द डिवोटीज एज वेल। अब यहाँ पे बता रहा है कि जितनी भी आपकी इमेज यहाँ पे बनाई जाती थी वो सिर्फ आपके भगवानों की बनाई जाती थी, लेकिन बहुत बार जो आपके भक्त लोग थे उनकी भी इमेज वहाँ पे बना दी जाती थी। अब बाकी आपको यहाँ पे एक इमेज शो कर रखी है जो कि आपका एक ब्रोंज स्कल्पचर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है आज चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स, नोटिस हाउ केयरफुली इट इज डेकोरेटेड टू फाइंड आउट हाउ दीज इमेजेस वर मेड, सी चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ पे आगे चल के हम चैप्टर 6 के अंदर इस बात को जानेंगे कि भाई ये जो हमारी इमेज थी कैसे बनाई जाती थी। बाकी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये इमेज बना रखी है, और सारी डिटेल को देखो आप कितनी अच्छे से यहाँ पे डिटेल आप सभी को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यार चलो यार दोस्तों हम इसी के साथ अपने आज के पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना, वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।